हेलो एवरीवन, कैसे सब? यस सर, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। अपन अभी शुरुआत क्या करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड से, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो बच्चे, आई थिंक कुछ बच्चों ने मेरा कल का वो सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे पास में 45 से 50 कुछ के बीच में रेंज के बच्चे हैं, लेकिन कल सिर्फ 28 बच्चों ने ही वो मेरा गूगल मीट का सेशन ज्वाइन किया था। वो सिंस वो रिकॉर्डेड तो था नहीं, तो एक्चुअली मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो बच्चे नहीं थे मैं उनको बता देता हूँ। हमने कल क्या देखे थे? हमने कल देखे थे कि हम पूरे के पूरे 11th स्टैंडर्ड के अंदर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के अंदर कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले। टोटल देयर आर 12 चैप्टर्स इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ऑफ 11th स्टैंडर्ड, राइट। उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे मैंने कल शॉर्ट में बता दिया था आपको। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर नंबर सेकंड से, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाम देख के आपने प्लीज़ धोखा मत खाना। नाम भले ही होगा जॉइंट स्टॉक कंपनीज, मतलब सिर्फ कंपनीज के बारे में। अच्छा ठीक है, कंपनीज के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन कंपनी के साथ में वो पहले हमें बताएंगा ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि बिजनेस करने के अलग अलग तरीके कैसे कैसे होते हैं। जैसा सर बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं, आप बताओ मुझे कि बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं। द थिंग इज सी, जब भी मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना, सिंस ये वन वे टीचिंग है, इसके अंदर कैसे करना चाहिए मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ। सपोज मैंने भी आपको क्वेश्चन पूछा कि बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 मिनट मुझे रुका देना, पॉज करना, और आपने खुद को माइंड को एक बार का कमांड देके देखना कि हाँ यार बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। मैं 2 मिनट का रिकॉर्डिंग हो रही है कि वो चेकआउट करता है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, मैम पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दे तो मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, तो फिर मज़ा नहीं ना, मतलब हमारी तो लग गई। ठीक है, तो मैं बोल रहा था बिजनेस कैसे कैसे होता है। आप बोलो बोला बिजनेस कैसे कैसे होता है। सर एक हो सकता है एक सिंगल आदमी बिजनेस स्टार्ट करे। अरे ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस करने का तरीका सबसे कॉमन है। जैसा मुझे एक न्यू क्लोथ की शॉप चालू करने के, तो मैं क्या करूंगा, मैं घर से थोड़ा बहुत पैसा लगाऊंगा, गुड्स को परचेज करूंगा और एक शॉप को लूंगा। हो सकता है मैं परचेज करूं या वो रेंटेड प्रीमाइसेस लूँ, थोड़ा फर्नीचर लगाऊंगा और अपने बिजनेस को शुरुआत करूंगा। एक अकेला आदमी ने अगर पैसा लगाया है और वो पैसा लगा के वो बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बिजनेस को नाम दिया गया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे उसको, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। सर ये फीचर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आप जब 11th और 12th, इनफैक्ट जब तक आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आएंगे। डिफाइन द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। डिफाइन, लाइक एग्जाम्पल, what are the features of equity shares, what are the features of preference shares, what are the preference of what are the features of debentures। सर इतने भारी भारी शब्द कैसा क्या है? मैं अभी आपको कल भी बोला था कि बहुत सारे नाम आपके लिए न्यू रहेंगे, तो ऐसा उसको सुन के डरना नहीं, घबराना नहीं, ये नवे नाम है सिर्फ। ठीक है, आपका मेरा कैसा रहता है, मेरा नाम सौरभ मंदानी है, आपका नाम जो भी नाम है आपका नाम है, तो वैसे ही वो पर्टिकुलर चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। सिंस दिस नेम्स आर न्यू टू यू, तो प्लीज़ जैसे जैसे अपना टॉपिक, वो टाइम पे टॉपिक आएगा ना, तो वो टाइम तो मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा। आज सिर्फ लपेट लेने का कि यार हाँ ये ऐसा ऐसा कुछ तो भी बोल रहे थे सर। ठीक है, तो अपने को बोलने का मतलब क्या था कि आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे किससे रिलेटेड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट। ठीक है, अपने को ये तो पता चलना चाहिए फीचर्स का मतलब क्या होता है। मतलब फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब सर कहीं तो भी सुना है हमने फीचर्स का मतलब। मोबाइल्स के बोलते नहीं कि अपन मोबाइल के फीचर्स क्या क्या है। हाँ सर बरोबर याद है, आपको याद है अपन मोबाइल के फीचर बताते, ये फुल्ली टच स्क्रीन डिस्प्ले है इसका। दूसरा, इसके अंदर 16 मेगापिक्सल कैमरा है, 4 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, ड्यूएल सिम है। ये क्या है बच्चा? ये पर्टिकुलर मोबाइल सेलफोन के फीचर्स है। सारा का सारा वैसे, मतलब अपन को जब किसी बारे में कुछ डिफाइन करना रहता है या उसके बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट बताने रहते हैं, तो अपन वो पर्टिकुलर चीज़ के फीचर्स बताते हैं। तो अपन जितना भी पढ़ेंगे ना ये पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो उसके अंदर फीचर्स का क्वेश्चन तो आएंगे चाहेगा। आप आपके माइंड के अंदर पहले से ही क्लियर करके रखो कि अपन फीचर्स का क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पक्का पक्का? यस सर, जैसा आपने कल हमको बताया था, क्या बताया था कि अपन पूरे के पूरे 12th स्टैंडर्ड के अंदर क्या पढ़ने वाले। आप हमको ये बताओ ना कि आप ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे अपन कि बिजनेस करने के अलग अलग तरीके कैसे और उनका इवोल्यूशन कैसा हुआ, मतलब पहले क्या होता था, उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ। पहले एंशिएंट टाइम से एक बिजनेस करने का तरीका बहुत कॉमन था। एक अकेला आदमी पैसे लगाता था, उससे कुछ ना कुछ या तो गुड्स बेच के अर्निंग्स करता था या कुछ ना कुछ खुद की सर्विस करके अर्निंग करता था। सर गुड्स बेच के मतलब देखो, माल लाया, माल को बेच दिया, उससे प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट घर पे लेके गया, गुड्स बेचा, ट्रेडिंग करा उसने। दूसरा सर्विस सेक्टर के अंदर है। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या? कोई डॉक्टर,
खुद का एक क्लिनिक खुलता है और प्रैक्टिस करता है, वो भी एक टाइप का बिजनेस है। अकेला आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोला जाता है। सोल ट्रेडिंग का मतलब, सोल का मतलब सिंगल, ट्रेडिंग मतलब कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी, और कंसर्न का मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहा है, जब सिंगल आदमी कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करता है, वो वाले बिजनेस को बोला जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोला जाता है उसको? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये टॉपिक जब अपन आएंगे उसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जब वो आएगा तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब अकेला आदमी बिजनेस करता है तो। लेकिन क्या होता था, जब अकेला आदमी जब कोई ना कोई बिजनेस फंक्शन परफॉर्म करता है, जब भी कोई सिंगल आदमी कोई ना कोई बिजनेस परफॉर्म करता है, उसको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं। सर कुछ ना कुछ मतलब कौन से एडवांटेज रहते हैं? जैसा अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो जितना भी बिजनेस से प्रॉफिट आएगा पूरा का पूरा प्रॉफिट उसका रहेगा। सेकंड, सिंस वो बिजनेस उसका है तो उसको जो भी डिसीजन लेना है वो खुद ही ले सकता है। क्या उसको किसी और दूसरे इंसान पे डिपेंड होने की जरूरत है क्या? नहीं, ये एडवांटेज है ना उसके, तो अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। सर कैसे? जैसे सिंस अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, अब आगे चल के सपोजिंगली उसको कहीं बाहर जाना पड़ा किसी काम के वजह, उस दिन पे क्या उसका बिजनेस चल पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज अकेला आदमी खुद ही बिजनेस करता है। सर उसका नौकर रखेगा ना, वो ठीक है नौकर रखेगा, लेकिन वो रिलायबल होना चाहिए ना, राइट? तो थिंग इज कि सिंस एक अकेला आदमी बिजनेस करने के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा था, तो इस वजह से कोई दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस और बिजनेस यूनिट आया, मतलब बिजनेस करने का तरीका आया, एक दूसरा कोई फॉर्म आया। सर और कोई डिसएडवांटेज बताओ जो सिंगल आदमी को होता है? सिंगल आदमी के पैसे बहुत सारे होंगे कि बहुत लिमिटेड पैसे होंगे? सर एक आदमी के पास में तो एक लिमिटेड अमाउंट ही रहेगा ना, मतलब बोलने का मतलब क्या है, कोई सिंगल पर्सन के पास में अमाउंट एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट रहेगा ना, हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, बस। इसके ऊपर और क्या होगे? क्या होंगे? नहीं सर, कुछ कुछ लोगों के पास में तो बहुत सारा रहता है, मतलब वो बहुत टाइम के बाद में आया ना, पहले दिन पे बहुत सारा पैसा रहता है क्या? नहीं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर एक डिसएडवांटेज है कि उसके बाद में बहुत लिमिटेड पैसा रहता है बिजनेस के अंदर लगाने के लिए, ठीक है? उसके बारे में अपन जब पढ़ेंगे ना आपको पढ़ाऊंगा मैं। दूसरा, उसके बाद में एक न्यू बिजनेस का जन्म हुआ। जैसा दादाजी बहुत टाइम से अपना एक बिजनेस, दादाजी ने एक नवा बिजनेस स्टार्ट किया था, वो उनके टाइम से करते आ रहे थे। उसके बाद में उनके जो बच्चे आए, 3 बच्चे, वो भी वही पर्टिकुलर बिजनेस करना चालू कर दिए। वो बच्चों के और बच्चे, वो भी बच्चे वो बिजनेस के अंदर घुस गए। अच्छा 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 सर, ये सुना है हमने बहुत जनरली कि दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, दादाजी के बाद में उसके बच्चा है, वो बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, यही बड़ी ही बिजनेस करते आ रहे हैं। उसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस, इट इज हैपन्स ओनली इन इंडिया। वो नहीं बोलते क्या, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ये वाला बिजनेस है। मतलब क्या है, क्योंकि क्या है, इंडिया के अंदर ना पीढ़ी दर पीढ़ी वही के वही बिजनेस होता है, तो ये वाला बिजनेस इंडिया के अंदर ही आपको मिलेगा। एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपको भगवान जी गोविंद जी खिलोचे वाले पता है? ये इधर है ना, भगवान जी गोविंद जी, आपको सबको पता है। इनके अंदर बिजनेस क्या होता है, उनके दादाजी भी वो पर्टिकुलर बिजनेस थे, उनके बेटे आए वो भी वही बिजनेस के अंदर है, आज उनके बेटे के बेटे आए वो भी वही बिजनेस के अंदर है। पीढ़ी दर पीढ़ी वही का वही बिजनेस ही वो करते आ रहे हैं। पक्का उसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है? ये अपन पढ़ेंगे। सर आप थोड़ा और तो बताओ उसके बारे में। अरे बच्चा, ये सिर्फ शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो वो टाइम पे तो डिटेल में बताऊंगा ना मैं, लेकिन आपको अभी सिर्फ माइंड में देखना है कि हाँ ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? दूसरा, पार्टनरशिप फर्म। यस, मैंने आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर बोला था, क्या बोला था मैंने? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर अकेला आदमी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। अब अकेला आदमी के पास में पैसा तो कम होगा, बिजनेस भी छोटा ही रहेगा। अगर अपने को एक्सपांशन करने का तो अपने को ज़्यादा पैसा लगेगा। ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा? हो सकता है 2 लोग साथ में मिलके कोई पर्टिकुलर बिजनेस करें। हाँ, BMA ब्रिलियंट माइंड्स एकेडमी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर सौरभ सर और अक्षय सर ने साथ में मिलकर पैसा लगाया है और वो बिजनेस को चला रहे हैं। पक्का? जैसा मैं ऊपर वाले सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर मैंने आपको बोला था, सिंस सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन ने पैसा लगाया है, जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न वो पर्टिकुलर पर्सन का होगा जिसने प्रॉफिट लगाया। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिंस 2 लोगों ने पैसा या 2 से ज़्यादा लोगों ने पैसा साथ में लगाया है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो अकेला एक ही पर्सन का रहेगा कि जिन्होंने भी पैसा लगाया उनका रहेगा, जिन्होंने भी वो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उनका रहेगा। मैंने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर आपको बताया था, सिंस डिसीजन मेकिंग का पावर भी सिंगल आदमी के पास में रहेगा, बिकॉज पूरा का पूरा पैसा उसने लगाया हुआ है, तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का, मैनेजमेंट करने की भी जिम्मेदारी किसके पास में रहेंगी? किसके पास में रहेंगी? वो अकेले आदमी के पास में रहेंगी। क्या लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा 3 या 4 या 5 या 6 लोगों ने साथ में लगाया है, 6 लोगों ने साथ में लगाया, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो भी 5-6 लोगों का रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स है। और दूसरा, अगर कोई प्रॉफिट मतलब मैनेजमेंट करने का है, कोई डिसीजन मेकिंग करने का है, क्या अकेला आदमी डिसीजन लेगा क्या? नहीं, जितने लोगों ने भी पैसा लगाया वो साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। पक्का? ठीक है। क्या होगा ना बेटा, मैं कॉमर्स को ना बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मानता हूँ,
क्यों प्रैक्टिकल फील्ड मानता हूँ? रीजन इज आपने सारी के सारी चीजें देखी हुई है, लेकिन आपने वो एंगल से नहीं देखी। मैं आपका वो एंगल क्लियर करवा के दूंगा, पक्का? आपको समझा क्या मैं क्या बोला? आपको सिर्फ आपका वो एंगल, पर्सपेक्टिव, देखने का तरीका बदलने का। मैं आपको तरीका दूंगा कैसे करने का। आपका देखने का तरीका और मेरा देखने का तरीका अगर मैच हो गया, आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। पॉइंट समझा? पक्का पक्का। और आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोई टॉपिक के अंदर, ठीक है? अपने 3 चीजें इन डेप्थ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या पढ़ने वाला आपको समझ में आ गया कि हाँ सर बिजनेस कैसे कैसे करते हैं। अकेले आदमी ने बिजनेस किया तो उसको बोला जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, गॉट। सेकंड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस जॉइंट हिंदू, ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दादाजी, दादाजी के बच्चे, बच्चे के बच्चे एक ही बिजनेस करते आ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। समझा सर? चलो आगे। दूसरा रहता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस को करेंगे, तो उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म। फर्म मतलब फर्म ऐसा नाम बोलते हैं उसको, क्यों नाम है उसका वैसा। दूसरा पार्टनरशिप फर्म मतलब 3 या 4 लोगों से साथ में मिलकर आते हैं। मेरा एक क्वेरी है आपको, क्या क्वेरी है? अच्छा, जो पार्टनर्स रहते हैं क्या वो जो पार्टनर्स रहते हैं क्या वो एक ही फैमिली के रहना चाहिए क्या? नहीं सर, रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। मतलब क्या, जैसे आपको मैं बताता, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अक्षय सर और मैं बीएमए के अंदर अक्षय सर और मैं क्या हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते क्या? नहीं, अक्षय सर का सरनेम है जोशी, मेरा सरनेम है मंधानी, हम दोनों का सरनेम अलग है। मतलब हम क्या भाई भाई हुए क्या? नहीं, ऐसा दोस्ती की भाषा में बोलते भाई तू मेरा भाई है, लेकिन वैसा नहीं। मैं बोला रियल ब्रदर्स है क्या हम? नहीं। तो क्या ऐसा जरूरी है क्या पार्टनरशिप फर्म में अंदर जो बिजनेस चालू कर रहा है वो ब्रदर्स ही रहेंगे? नहीं। पॉइंट समझा क्या? नहीं। अच्छा, ऐसे भी है क्या, सपोजिंगली मैं और मेरा ब्रदर, हमको एक नवा प्रोजेक्ट चालू करने का है, हमने सोचा हमने साथ में पैसे लगाएंगे और वो साथ में बिजनेस को करेंगे, तो क्या हम पार्टनर्स बन के वो पर्टिकुलर बिजनेस को चला नहीं सकते क्या? बिल्कुल चला सकते। नहीं तो सर वो तो फिर ऊपर वाला हो जाएगा ना, ये बी वाला पॉइंट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बिकॉज है मतलब बेटा, क्या दादाजी ने वो बिजनेस चालू करा था कि क्या हम दोनों भाई मिलके वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, आप दोनों भाई मिलके वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट रियली डजंट मैटर क्या वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पैसे लगाने वाले हैं वो भाई है, रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं है। समझा? यस। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये तो सर पार्टनरशिप तो ऊपर के जैसा दिख गया, लिमिटेड मतलब कुछ तो भी ऐसा रुका रहे, लेकिन ये लाइबिलिटी का मतलब नहीं समझा हमको। व्हाट यू मीन बाय दिस लाइबिलिटी? मैं दो ही टॉपिक को अभी का यहाँ पे स्किप करो। लाइबिलिटी का मतलब आपको मैं थोड़ी देर के बाद में समझाऊंगा लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। पक्का पक्का, ठीक है। चलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है जिसमें कुछ तो भी लिमिटेड है, ठीक है, कुछ तो भी लिमिटेड है, ऐसी वाली पार्टनरशिप है, ठीक है, ओके। आप मैं चलूँ आगे? हाँ सर चलो, लेकिन हमको ऐसा कुछ अटपटा सा लग रहा है, ऊपर पार्टनरशिप बोला, नीचे पार्टनरशिप बोला। अपन आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, टेंशन मत लो। चलो, दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये नहीं क्या, श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव संस्थान, बहुत सारी सोसाइटीज रहती है, वो साथ में मिलके कोई ना कोई काम करती है साथ में। जैसा एक सिंपल का स्टफ समझा, सपोजिंगली हमें एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड लेनी थी, ऐसा नहीं बोलते, सपोजिंगली हमको एक बहुत बड़ा बिजनेस को चालू करना था। अब वो बिजनेस को चालू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, या ऐसा बोल सकते हैं अपन, सपोजिंगली हमको एक बहुत बड़ी मशीन परचेस करने की थी, ठीक है। मशीन परचेस करके वो हमारे पास में, हम क्या सब किसान लोग हैं, और हम सब किसान लोग साथ में मिलके एक बहुत बड़ी मशीन परचेस करेंगे, और सारे के सारे लोग वो सारी के सारी वो मतलब वो पर्टिकुलर मशीन को साथ में यूज़ करेंगे। हमारे पास एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो हमने कॉमन एक सोसाइटी बना के रखी हुई है। उसका काम एक ही रहता है कि हम जितने भी मेंबर्स हैं हम साथ में पैसा करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ को लाने में, या पर्टिकुलर काम के साथ में पैसा लाने के लिए, और वो पैसे को यूज़ करेंगे हम हमारे बेनिफिट के लिए। पक्का पक्का। ये टॉपिक के ऐसे समझ के चलो, ये इसका मैंने अभी सुर छेड़ दिया, लेकिन आपको अभी समझेंगे नहीं। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आएंगे ना, वो टाइम पे आपको ये पर्टिकुलर जो चीज़ है बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन ऐसा समझ के चलो, कुछ लोग साथ में मिलके आते हैं, साथ में पैसा पूरा का पैसा, वो पूरा साथ में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, और उससे कोई ना कोई चीज़ खरीदी करते हैं या कोई ना कोई सर्विस इसको देते हैं, उससे जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं। सर फिर पार्टनरशिप फॉर्म और इसमें क्या है, आपको मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जब आएगा ना वो टाइम में बताऊंगा, लेकिन अब ऐसा अपन कुछ तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जैसा भी अपन पढ़ेंगे। पक्का, ठीक है, यस सर। दूसरा, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अपना हीरो, ये पर्टिकुलर चैप्टर का हीरो, जिसका नाम ही यहाँ से आया, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अपन ये टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपको समझा कि अपन ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ बर्ड आई व्यू है, ऐसा मत समझना नहीं यार सर का समझ रहा नहीं, ये नहीं। अभी आपको क्या क्या पढ़ने वाले, मैंने सिर्फ आपको उतना ही क्लियर करा है। क्या क्या पढ़ेंगे, क्या एक सिंगल आदमी के बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे क्या? यस। क्या एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बिजनेस करते रहे वो। क्या पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल यस। उसके बाद में
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जिसके अंदर कुछ तो भी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब कुछ तो भी लिमिटेड है, क्या है वो लाइबिलिटी का मतलब नहीं समझा, लेकिन ठीक है समझ में आ जाएगा। दूसरा, क्या सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे क्या? यस। क्या कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल यस। सर इसके बारे में तो हो गया, उसके बाद में अपन कंपनी के फीचर्स देखेंगे। देखो, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कंपनीज को चलाने के लिए कोई कानून है क्या? हाँ हाँ है सर, आपने कल ही बताया था मेरे को। कानून का नाम क्या था? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज को चलाने के लिए कानून बनाया गया है, उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, वो भी अपन इसके बारे में अलग अलग सेक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, कंपनी के फीचर्स क्या है वो अपन पढ़ेंगे। देखो दिख रहा है आपको, कंपनीज के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, वो ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपको समझा कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले, ये पूरे के पूरे स्क्रीन को एक बार घूरो वाला। अच्छा ये मेरी मेथड है यार, घूर के मेथड, घूर के मतलब घूरने का, कि अच्छा क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार देखो वाला पूरे के पूरे टॉपिक्स को। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं, सिंगल आदमी, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, गंदा वाला नाम, एक दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी के बारे में, फिर कंपनी के फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज। बस इतना ही पढ़ेंगे, यस इतना ही चैप्टर के अंदर पढ़ना है अपने को। पक्का पक्का यस। सर हमारे को एक चीज़ का है कि हमारे को ये चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर क्यों डाला गया है। चलो ठीक है, मैं आपको ये चैप्टर क्यों डाला गया, आपको मैं इसको लेके चलता हूँ। जो ईयर है वो 1760s के अंदर लेके चलता हूँ। 1760s में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर क्या आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब समझा क्या? सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर क्या, हमने कहीं तो भी पढ़ा है, क्या होता था बेटा, आप एक बात समझो। पहले जब एंशिएंट टाइम पीरियड में, मतलब 1760 के पहले, वो टाइम पे जब प्रोडक्शन होता था ना, वो बहुत स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था। स्मॉल स्केल मतलब क्या, लोग घर में बैठ के ही कुछ ना कुछ नवा प्रोड्यूस करते थे और मार्केट में जाके बेच कर देते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ना, मैन मेड वर्क को रिप्लेस किया मशीन्स ने, सो दैट मशीन 24/7 काम कर सकती थी, मशीन की काम करने की स्पीड अच्छी थी। लेकिन मशीन ना बहुत महंगी आती थी, और ज़्यादा महंगी आने के लिए लोगों के पास में पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसे टाइप का बिजनेस तरीका खोजा जिसके अंदर बहुत सारे लोग साथ में मिलके पैसा लगाते और वो पर्टिकुलर पैसे से कुछ ना कुछ आइटम को परचेस करते। हो सकता है वो बड़ी वाली मशीनरी को परचेस करेंगे और उससे प्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे। जो प्रोडक्शन होता था वो घर पे तो रखेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो मार्केट में बेचेंगे। वो मार्केट में बेचने के बाद में उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, वो जिसने भी पैसा लगाया था वो मशीनरी को परचेस करने के लिए या वो प्रोडक्शन को करने के लिए या वो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जितना भी पैसा था, वो जितना भी प्रॉफिट हुआ, वो जितने जितने भी पैसा लगाया था उसमें से बांट लेंगे। वहाँ से नाम आया कंपनीज का। समझा क्या? कंपनीज के अंदर, बिकॉज क्या था, वो टाइम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा बड़ा पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा एक आदमी की लगाने की कैपेसिटी नहीं थी। तो वो केस के अंदर बहुत सारे लोग साथ में मिलकर आए और उन्होंने वो बिजनेस को शुरुआत की, चालू किया। पॉइंट समझा क्या? पक्का। पहले जब मार्केट में बिजनेस करना शुरू करते थे लोग, तो पहले सिर्फ लोकल मार्केट में सप्लाई करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोकल मार्केट थोड़े बढ़ते गए, नेशनल मार्केट हो गए, मतलब वो पर्टिकुलर कंट्री में बेचना चालू हो गए। वो कंट्री के बाद में इंटरनेशनल मार्केट हो गए कि सिर्फ वो वही कंट्री के अंदर नहीं, आजू बाजू वाली कंट्रीज के अंदर भी अपन बेचना चालू करें। जैसे मैं आज का एग्जांपल लेता हूँ, आज अपन देखते हैं ना शाओमी, एमआई मोबाइल का इंडिया में के अंदर आज तो मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर ही होता है, लेकिन वो क्या 100% इंडिया के अंदर होता है क्या? नहीं, उसके अंदर जो किट रहती है ना, वो चाइना से इंपोर्ट होती है। ठीक है, तो वो टाइम पे पैसा कम रहता था और उनको ज़्यादा पैसे के लिए, फिर ज़्यादा पैसे के लिए लोगों ने साथ में मिलकर आए और वो पर्टिकुलर मशीन परचेस किया और उसको करने चला। वहाँ से कंपनी का जन्म हुआ। पक्का। वहाँ से लेके तो आज तक, आज को मेजॉरिटी आप जो बिजनेस करने का तरीका देखेंगे ना, वो कंपनीज के थ्रू ही करते हैं। चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी हो, चाहे वो वोडाफोन जैसी कंपनी हो, चाहे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनी हो, बहुत सारे लोग कंपनीज बना के करते हैं। जैसा मैजिकब्रिक.com सुने आपने? मैजिक ब्रिक। ओयो नाम सुने आपने? ओयो, ऑन योर ओन, ये रूम्स करती ना, वो भी कंपनी है। तो वहाँ से मतलब एक्चुअली वो 1960 से कंपनी का ये मतलब चालू हुआ, कंपनी से अलग अलग तरीके से। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वॉज डन एट होम। वो उसके पहले, मतलब वो क्या बोल रहा है, पहले अपन पढ़ते हैं, बोले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। कब हुआ? 1760 के अंदर। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले प्रोडक्शन कहाँ से ऐसे होता था, सारा का सारा प्रोडक्शन मैन्युअली होता था। जब मैनुअल होता था तो जनरली वो छोटे लेवल पे होता था ना, तो उसके लिए बिजनेस करने के लिए पैसा भी बहुत कम लगता था, ज़्यादा पैसा नहीं लगता था और जनरली प्रोडक्शन घर पे हो जाता था। When industrial revolution brought about radical changes in the field of industries and commerce, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसने
बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए। चेंजेस क्या है के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के अंदर, और कॉमर्स बिजनेस करने के तरीके के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। कब? 1760 के बाद में। यस, द प्रोडक्शन वॉज नाउ ऑन लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड दैट टू इन द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। बोले उसके बाद में क्या हुआ, बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में हुआ, और किसके बेसिस पे हुआ प्रोडक्शन, किसके बेसिस पे हुआ, ऑन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड को कंसिडर करते हुए ही वो प्रोड्यूस करते थे। ऐसा ना हो जाए डिमांड ही नहीं है मार्केट में और हमने प्रोड्यूस करके रख दिया। सर ये इनको कैसे क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है? आपको मैं एक एग्जांपल लेता, कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, आपने नाम सुना है क्या? HUL यूनिलीवर इंडस्ट्री, मतलब HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका काम क्या है? ये सोप्स बनाती है, लाइफ बॉय, लक्स, डव, पियर्स, ये सारे के सारे सोप जो बार रहते हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बनाती है। पक्का? ठीक है। इनका प्रोडक्शन करने की टेक्निक कैसी आपको पता है? आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है, अगर सपोजिंगली कोई 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 एक लोकल किराना शॉप वाला है, किराना शॉप वाला भी, आप उसके पास में भी, आपके पास में जाके लक्स मिल जाएगा क्या, या लाइफ बॉय सोप मिल जाएगा क्या आपको? हाँ सर मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आप जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हो ना, उसका स्टॉक कम कम होते जाएगा, बरोबर है। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास में एक रिक्वेस्ट डालता है कि सर मुझे और लाइफ बॉय सोप दो, या मुझे और डव साबुन दो, और या दूसरा मुझे और लक्स चाहिए। ये कौन बोलता है, किसको बोलता है? लोकल शॉप, वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है। डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक कम कम होते जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है ना, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दोनों लिंक में चलते हैं। मतलब इसका जैसे जैसे स्टॉक कम कम होते जाएगा, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को समझ में आता है कि यार इसको डिमांड आने वाली है, बिकॉज धीरे धीरे उनका काम माल खत्म होगा, तो वो प्रोडक्शन के लिए, मतलब वो किसके पास में डिमांड रेस करेगा, वो कंपनी के पास में डिमांड रेस करेगा। तो इनके पास में ना एक सिंक्रोनाइज सॉफ्टवेयर रहता है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर रहता है हिंदुस्तान यूनिलीवर और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में। पॉइंट समझा क्या, कैसे चल रहा है? आज पूरा का पूरा मार्केट में डिमांड कितनी होने वाली है उसके बेसिस पे ही प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं करते कि भाई बना के रख दो, जान दो, बाद में बिका तो बिका, नहीं तो नहीं बिका तो जान दो, मतलब छोड़ डालेंगे, ऐसा नहीं रहता है। आज कंपनी को पहले से ही समझ में आ जाता है कि फ्यूचर के अंदर कितना प्रोडक्शन होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको अभी बता दे दूँ, आज की तारीख पे अंदर क्या होता है, जब आपके पास में कोई क्या होता है लोकल किराना शॉप्स के अंदर ना, आज ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के ना एजेंट्स घूमते रहते हैं कि बोलो आपको क्या भेजूँ, कौन सा माल भेजूँ, लक्स के सोप भेजूँ, कि लाइफ बॉय भेजूँ, कि डव भेजूँ, कि पियर्स भेजूँ। उनके पास में एक सॉफ्टवेयर बना के रखे हुआ है, वो जैसे ही ऑर्डर उसके अंदर उसका ऑर्डर ले लेते, वो ऑर्डर उनके सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीड कर देते, और ये फीडिंग जो भी किया ये डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलती है, और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को पता चल जाती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो आइटम्स रहते हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो 65 लाख शॉप्स के ऊपर बेचे जाते हैं। सर क्या बोला आपने? हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स है, लक्स, लाइफ बॉय, डव, पियर्स, ये जो भी, ये जो क्या बोलते हैं लिरिल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स टोटल 65 लाख शॉप, 65 लाख दुकानों के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो सिर्फ खामगांव यूनिलीवर, खामगांव इंडस्ट्रीज में, खामगांव में प्लांट है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्लांट है, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर प्लांट पे ही आता है। पक्का समझा आपको एक्स डिओड्रेंट पता है क्या? एक्स डिओड्रेंट आपको लगाते हो, XXAXEX, वो डिओड्रेंट, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे प्लांट है, खामगांव में। उसका नाम है यूनिलीवर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है उसका? यूनिलीवर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर बोल रहा हूँ पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक ही प्लांट है, वो खामगांव के अंदर है। वो बिकॉज वो इतना ज़्यादा रिस्की प्लांट है, ऐसा बोलते हैं कि अगर, अच्छा वो एक्स के अंदर ना, मतलब वो डिओड्रेंट के अंदर गैस यूज़ होती है ना, तो बोलते हैं वैसा कि अगर वो प्लांट अगर बर्स्ट आउट हो गया, अगर वो प्लांट बर्स्ट आउट हो गया तो ऐसा आधा खामगांव उड़ जाएगा, ऐसा एक्चुअली बोलते हैं। एक सर्वे के अंदर उन्होंने डिसाइड किया था, बिकॉज उनके पास में जितनी गैस स्टोर करके रखते हैं ना, वो इतनी इनॉर्मस है। और उसके बाजू में ना वीके ऑयल्स है, वीके ऑयल्स भी एक कंपनी है जो हाइड्रोजन बनाती है। हाइड्रोजन ना, अगर आपको पता होगा ना, वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जल जाती है। उसका मॉलिक्यूलर नंबर H1, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, और वो सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे है, तो और उसके बाजू में ही वीके ऑयल्स है। वीके ऑयल्स जनरली हाइड्रोजन, मतलब क्या बोलते हैं, वाटर से उसको स्प्लिट करती है, ऑक्सीजन बनाती है, H2O फॉर्मूला रहता है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अलग करती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग करती है। हाइड्रोजन को अलग स्टोर करती है, वाटर को उसको मतलब ऑक्सीजन को अलग करती है। अगर ये दोनों प्लांट अगर कभी ना कभी, भगवान ना करे, अगर ये खुदा ना खास्ता अगर फूट गया, तो आधा खामगांव
उड़ जाएगा। सर आप डरा रहे क्यों? अरे ऐसा एक्चुअली है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा। वहाँ पे अगर आपके हाथ में अंगूठी भी है ना, वो भी आप लेके नहीं जा सकते हो। आप जाने के पहले आपको पूरे बॉडी को डिस्चार्ज करते हैं। वहाँ पे आप मोबाइल तो अलाउड ही नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वहाँ के मोबाइल वहाँ पे। सर फिर अगर उनको अंदर चीज बातचीत करनी रही तो वहाँ पे उनकी जो लाइन्स है वो बहुत सिक्योर्ड है। मैं एक्चुअली गया हूँ। इनफैक्ट अगर आप यूनिलीवर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पे जाओगे ना, हम जनरली ट्रिप्स निकालते हैं इसके अंदर, इंडस्ट्रीज को विजिट करवाने के लिए ट्रिप्स निकालेंगे, आपके टाइम पे भी अपन लेके जाएंगे। तो अगर अंदर आप जाओगे ना, आपको आके यकीन भी नहीं आएगा कि अपन इंडिया के अंदर खड़े, सॉरी आप खामगांव के अंदर खड़े, इंडिया के तो छोड़ो, आप खामगांव के अंदर खड़े, आपको ऐसा यकीन भी नहीं आएगा। बिकॉज अंदर से इतना क्लीन प्लांट है वो कि ऐसा लगता ही नहीं है अपन इंडिया के अंदर, मतलब खामगांव के अंदर खड़े, वो इतना ज़्यादा क्लीन है। सेफ्टी हाईएस्ट। अच्छा सपोजिंगली आपकी आप और मैं सपोजिंगली अपनी गाड़ी के टायर से अपन कब बदलाते? सर जब वो घस गए, ऑब्वियस सी बात है, जब वो खराब हो गया तभी अपन बदलाते। यूनिलीवर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का काम कैसा है? सपोजिंगली वो कोई पर्टिकुलर मशीन परचेज करे और वो मशीनरी की सामने वाली प्रोडक्शन कंपनी ने गारंटी दी कि बस ये 1 साल ही चलेंगी। 1 साल खत्म होने के बाद में वो मशीनरी अगर अच्छी भी होंगी ना तो भी निकाल डालते हो, बिकॉज सामने वाले ने कंपनी ने गारंटी का दी कि 1 साल तक कोई टेंशन नहीं है, 1 साल तक ही चलेंगी वो, उसके आगे भी चलेंगी, भले वो मशीनरी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन उसको रिप्लेस कर डालते हैं। रीजन इज अगर उसके अंदर कुछ लीकेज हो गया या कुछ हो गया तो वो कितना बड़ा हाईएस्ट कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा कंपनी को। आपको पॉइंट समझा क्या? ये कंपनी कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है। ठीक है, मैं आपको सब वो मैंने बताया कि वो डिमांड एंटिसिपेशन कैसे होगा। अच्छा मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं स्टडीज़ के साथ में जो आपकी बुक्स के अंदर है ना, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स बहुत सारा बोलूँगा, तो आप ऐसा मत समझना कि यार सर बहुत इधर उधर की बातें करते हैं। द थिंग इज़ कि यार ये चीज़ें आप कॉमर्स की फील्ड के अंदर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है ना, तो आपको आगे जाके बहुत तकलीफ होती है कि यार आपको कुछ जनरल नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, तो मैं मेरे लाइफ एग्जाम्पल आपको बहुत सारे बताऊँगा, अन्य में पता भी रहना चाहिए आपको ये बिजनेस करने का तरीका। ये सब आप ट्रेडिशनल बुक्स जो भी पढ़ेंगे ना, आपका सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ये सारा पुराना है। सर आप फिर क्या को पढ़ा रहे हैं हमारे को, आपके सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा अपन अपना एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत पढ़ेंगे। मैं उसको जीके के साथ में ईके बोलता हूँ, ईके आपका एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़्यादा पावरफुल करके दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब आपके सीनियर्स को पूछ सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, दूसरा लोकल मार्केट टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज वेयर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ। क्या हुआ बोले, जैसे लोकल मार्केट रीजनल मार्केट में कन्वर्ट हुए, रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट इंटरनेशनल के अंदर होते गए। दूसरा, सिंस ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होते गया तो आज प्रोडक्शन कहीं पे भी हो उसको ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बेच सकते हैं। आपने अलीबाबा एक्सप्रेस का नाम सुना है? अलीबाबा का नाम सुना हुआ है? अलीबाबा का बेसिक काम ही हुआ है। अलीबाबा आज वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनीज के अंदर एक जाना जाता है उनको। अलीबाबा का आपने नाम सुना है क्या? मैं आपके लेक्चर के अंदर जब भी अपना ये इसके होंगे ना, क्या बोलते हैं, गूगल मीट होंगी ना, तो आपको मुझे अलीबाबा के बारे में अच्छे फैंटास्टिक्स पॉइंट बताने हैं। अगर आप नहीं बताओगे मैं आपको कुछ दूसरा टास्क दूंगा। अलीबाबा के ऊपर आप सर्च करो और मुझे प्लीज़ कन्वे करो। ठीक है, नेक्स्ट, टू मीट, सर आपके पीछे का दिख नहीं रहा, मैं बाजू में हट जाता हूँ। टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इवॉल्व। सिंस नए नए चैलेंजेस को मीटअप करने के लिए कंपनीज का निर्माण हुआ। आपको समझा क्या ये कंपनीज क्यों आई? ज़्यादा कैपिटल लग रहा था, ज़्यादा कैपिटल एक आदमी के पास में नहीं होगा, सारे लोग बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे और वो पर्टिकुलर बिजनेस को चलाएंगे, वैसे टाइप को बोला जाएगा कंपनीज के थ्रू बिजनेस को रन किया। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर समझा। ठीक है, अपन पूरे के पूरे पॉइंट को देख लिया, उसके बाद में देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपन ये चैप्टर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले सोल ट्रेडिंग आई, सोल ट्रेडिंग के बाद में आया परिवारवादी मतलब वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जन्म हुआ, उसके बाद में पार्टनरशिप का जन्म हुआ, पार्टनरशिप के बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हुआ और उसके बाद में कंपनीज का फॉर्म हुआ। ठीक है, ये पूरा का पूरा पड़ेगा। दस अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द जॉइंट स्टॉक कंपनी इमर्ज, उसके बाद में ये जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी इसका इवोल्यूशन हुआ, मतलब आई वो। अच्छा, कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपन ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ेंगे, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला था, लेकिन आपको मेरे को स्टार्टिंग का वो बेसिक बताना जरूरी था कि अपन ये सब्जेक्ट मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं। आपको समझा क्या? 1760 से जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब से क्यों कंपनी फॉर्म हुई, समझा क्या आपको? यस सर समझा। अब
आपको कोई भी बिजनेस के जब अगर इन डेप्थ समझना है ना, तो आपको ये 6 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना होगा। कोई भी बिजनेस को अगर आपने ये 6 पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर कर लिया, तो आपको वो पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सर वो 6 पॉइंट्स कौन सा है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला वाला पॉइंट आता है, नंबर ऑफ ओनर्स एंड द अमाउंट ऑफ कैश अप्लाइड इन द बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर आप वापस देखो ना, सबसे पहला पॉइंट जो अपन पढ़ने वाले हैं कि कितने सारे लोग वो पर्टिकुलर बिजनेस को अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। जैसा सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर अपन ने क्या देखे थे, कितने लोगों ने पैसा लगाया था? सर अकेले आदमी ने पैसा लगाया था। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने साथ में मिलकर वो पैसा लगाया था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ही है, तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन उसका पीछे का मतलब वो जो क्रक्स है वो एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग दिए हुए। कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलता, कोई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलता, कोई क्या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलता है। दोनों में से मतलब थिंग एक ही है। उसके अंदर कौन कौन पैसा लगाता था? दादाजी के अंदर बच्चों ने भी पैसा लगाया, बच्चों के बच्चों ने भी लगाया, ठीक है, वो बिजनेस वैसे करते आते हैं। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग कैसा रहेगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग कैसा रहता था? सर अकेले आदमी ने पैसा लगाया था, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो अकेला उसका खुद का ही था। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 लोगों या 2 लोगों ने ज्यादा, 2 से ज्यादा लोगों ने पैसे लगाए, तो उसमें बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसका रहेगा? 2 या उनसे ज्यादा लोगों का प्रॉफिट होगा। थर्ड, डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आपको कंपेयर करना है ना कि बिजनेस के अंदर ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर डिसीजन मेकिंग का पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास में रहता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिंस पैसा 2 लोगों से या 2 लोगों से ज्यादा लोगों ने लगाया है, तो वो केस के अंदर डिसीजन मेकिंग का भी पावर 2 से ज्यादा लोगों के पास में रहता है। सर HUF के अंदर डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास में रहता है? डिसीजन मेकिंग का पावर सबसे द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, उसके मेंबर ऑफ द फैमिली के पास में रहता है। जैसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर कौन सा रहता है? दादाजी। सारे के सारे डिसीजन भी कौन लेता होगा? दादाजी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सर हमारी क्वेरी है, सपोजिंगली हमारे दादाजी गुजर गए, हो सर ऐसा मत बोलो, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा कि सर अगर सपोजिंगली हमारे दादाजी चले गए, तो उनके बाद में हमारी डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास में रहेगा? दादाजी के बाद में सबसे जो एजेड पर्सन रहेगा उसके पास में डिसीजन मेकिंग का पावर आ जाएगा। जैसा दादाजी बेचारे चले गए, तो दादाजी के बाद में कौन आएगा? दादी जी के पास में पावर है। कुछ सालों के बाद में दादी जी भी दादाजी के पास में चले गई, तो उनके बच्चे में से जो सीनियर मोस्ट बच्चा होगा, सबसे बड़े वाले मतलब बड़े पप्पा जी रहेंगे, जो वो बड़े पप्पा के पास में बिजनेस चलाने का राइट रहेगा। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? डिसीजन मेकिंग का पावर पक्का। तो ये भी होता है, मतलब आप कौन से फैक्टर्स के ऊपर कंपेयर करोगे बिजनेस, कोई भी बिजनेस को? नंबर ऑफ ओनर्स, कितने सारे लोगों ने पैसा लगाया है, पक्का। दूसरा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बांटेंगे कैसे आप आपस में। थर्ड, बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने का पावर किसके पास में है? पक्का। यस, मैं कैसे दिख रहा? हाँ बराबर दिख रहा। डिसीजन मेकिंग का पावर किसके हाथ में? क्या उनको कोई ना कोई सेपरेट एक्ट लग रहा है क्या? सेपरेट चलाने के लिए एक्ट लग रहा है क्या? सर सेपरेट एक्ट मतलब क्या कोई उनके लिए स्पेशल कानून गया है क्या? जैसा कंपनीज के लिए क्या कोई कंपनीज को कोई ना कोई एक स्पेशल कानून फॉलो करना पड़ता है क्या? बिल्कुल करना पड़ता है। नाम है कंपनीज एक्ट 2013। मैंने क्या बोला? कंपनीज को चलाने के लिए कंपनीज को कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है क्या? यस। कौन से रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है? उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। क्या वैसे ही क्या कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए भी कोई स्पेशल एक्ट लगता है क्या? यस, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उनके लिए भी एक स्पेशल कानून बना के। लेकिन सर क्या सिंगल प्रोप्राइटर, क्या उसके लिए भी कोई स्पेशल कानून रहता है क्या? उसके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं रहता है। अब पॉइंट समझ में आ रहे हो क्या कि बिजनेस को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं अपन? कोई भी चीज के ना आपको ये बिजनेस के अंदर आपको ये पॉइंट्स के बेसिस पे तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। जैसा सपोजिंगली मेरे पास में कोई व्यक्ति आया, वो मुझे बोलता है सर मेरे को ऐसा बिजनेस चालू करने का है जिसके अंदर सिर्फ अकेला मैं पैसा लगाऊं, उसका बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा सिर्फ पूरा का पूरा मेरे पास में है, वो बिजनेस के अंदर जो डिसीजन लेना होगा पूरी की पूरी मैं ले पाऊँ, मेरे को कोई कानून का ऐसा प्रेशर नहीं होना, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा बिजनेस। मैं उसको किस चीज़ का एडवांटेज, मैं किस चीज़ की एडवाइस दूंगा? भैया आप आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न चालू कर लो। क्यों आदमी बोलेगा नहीं सर हम 2 लोग साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम 2 लोग साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसे भी हम दोनों साथ में लगाएंगे, प्रॉफिट होगा तो हमारा साथ में रहेगा 50-50। तो मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा? आप पार्टनरशिप फॉर्म खोल लो। पक्का। यस। थर्ड पर्सन है, बोले सर हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा, 20 करोड़ रुपए पैसा चाहिए, और हम ये पैसा करीबन 100 लोग ये 20 करोड़ रुपए लगाने वाले। तो मैं उनको क्या बोलूँगा? आप पार्टनरशिप फॉर्म खोलो। नहीं, पार्टनरशिप 50 लोगों से ज़्यादा अगर आपके लोग साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वो अलाउड ही नहीं है, आपको कंपलसरीली उसको कंपनी बना के वो बिजनेस को चलाना पड़ेगा।
सर ये कौन बोला? ये कंपनी एक्ट का एक सेक्शन बोला कि अगर 50 लोगों से ज्यादा लोग साथ में मिलकर कोई ना कोई बिजनेस कर रहे तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकते, उनको कंपनी बनाना कंपलसरी हो जाएगा। पक्का पक्का? ये कौन सा सेक्शन बोला? सेक्शन एक कंपनी एक्ट का एक सेक्शन है, अपन पढ़ेंगे आगे। पक्का पक्का समझा? यस। तो मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा कि बॉस आप जब इतने सारे लोग हैं, आपको इतना सारा पैसा चाहिए, ऑब्वियस सी बात है एक आदमी तो लगा नहीं पाएगा, तो आप क्या करो, आप कंपनी बना के आपके बिजनेस को रन करो। ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर ना अपन डिसीजन लेते कि अपन कंपनी बनाना कि पार्टनरशिप फर्म बनाना कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाना। समझा? अच्छा अपन आगे पढ़ेंगे यार, लेकिन आप ये पॉइंट को समझ रहे हैं क्या कि आपने कौन सी चीज़ों को पढ़ना है? ये मैंने खुद ने डाला है, आपकी बुक्स में नहीं है ये। दूसरा, बिजनेस सीक्रेसी। यस, सपोजिंगली मेरा एक बिजनेस है, मैं कुल्फी बनाना चाहता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुल्फी बनाने का नवा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे मेरी मम्मी ने वो कुल्फी बनाना सिखाया और मेरी मम्मी के हाथ की कुल्फी ना बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब लोग कुल्फी खाना शुरू करते डंडी भी खा लेते सर ऐसे नहीं बोलते, लेकिन ऐसा है, मेरी मम्मी मतलब वो कुल्फी की जो रेसिपी थी बहुत अच्छी थी। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये कुल्फी की रेसिपी मैं बचा के रखूँ, किसी और के पर्सन के साथ में शेयर ना करूँ। मैं चाहता हूँ वो बहुत सिक्योर करके रखूँ, बिकॉज क्या होगा, मैंने सपोजिंगली अक्षय सर को वो बता दिया और आगे चल के अक्षय सर और मेरी डिशुम हुई और अक्षय सर अलग हो गए, मैं अलग हो गया। अब दोनों का हमारे को कुल्फी की रेसिपी पता चल गई। अक्षय सर ने भी मेरे कंपटीशन के अंदर वो क्या बोलते हैं कुल्फी की शॉप चालू कर लिया। तो वो केस के अंदर मेरी केस में तो सीक्रेसी खत्म होगी। अक्षय सर की मम्मी ने नहीं बताई थी, मेरी मम्मी ने बताई थी वो पर्टिकुलर रेसिपी। तो आगे चल के तो फिर हमारा नुकसान हो गया ना, मुझे तो नुकसान हो गया ना, बिकॉज अक्षय सर भी वही बिजनेस, मतलब मेरे वो कॉम्पिटिटर बन गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस की सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा रहे तो मैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाता हूँ। मैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाता हूँ बिकॉज मेरे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीक्रेट्स बचा के रखना चाहता हूँ। तो वो केस के अंदर मैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न डालूंगा। मुझे लगता है कि नहीं यार, सीक्रेट जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसे ट्यूशन क्लासेस, अब इसमें सीक्रेट क्या है? ट्यूशन क्लासेस है तो है, पूरे गाँव को पता है कि कैसे पढ़ाते। तो वो केस के अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, तो दो लोग मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। बिजनेस सीक्रेसी, ठीक है। मेरे पास में एक बंदा आया, वो बोलता सर मेरे को ऐसा कोई सीक्रेट फिक्रेसी का कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे को बताओ, लेकिन मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए। मतलब ठीक है, तो आप कंपनी बना लो, कोई टेंशन नहीं, आप कंपनी बना के बिजनेस चालो, आपको पैसा भी बहुत आएगा और आप एक्सपांड भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, लाइबिलिटीज। यस, व्हाट इज दिस, व्हाट यू मीन बाय लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब आपको मैं बताता हूँ। आई थिंक अक्षय सर ने भी आपको अकाउंट्स के अंदर बताया था सर, वो अकाउंट्स की लाइबिलिटी और ये लाइबिलिटी एक ही जगह। अरे हाँ एक ही है, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स के अंदर लाइबिलिटी का मतलब अलग है, एसपी के अंदर अलग है, मतलब एक ही रहता है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्लिगेशन जो अपने को फ्यूचर में पे आउट करना पड़ेगी, ऐसा कोई भी अमाउंट जो अपने को फ्यूचर में वापस देना है, उसको बोला जाता है लाइबिलिटी। अब ऑब्लिगेशन का अभी के लिए ऐसे समझ के चलो, कोई भी ऐसा अमाउंट या मनी आपको फ्यूचर में वापस करना है, उसको लाइबिलिटीज बोला जाता है। क्या? ऐसा कोई भी मनी जो आपको फ्यूचर में वापस देना है, उसको लाइबिलिटीज बोला जाता है। एग्जाम्पल, सपोजिंगली मैंने मेरे एक फ्रेंड से 20,000 रुपये उधारी लिया और उधारी मुझे वापस देना पड़ेंगे क्या? तो मेरे लिए वो 20,000 रुपये मेरे लिए लाइबिलिटीज होगी। क्या बोला? मेरे लिए वो 20,000 रुपये लाइबिलिटीज हो गई। इसका भाई रहता है असेट। असेट का मतलब क्या है? मेरे फ्रेंड ने मुझे पैसा दिया और वो मुझे भविष्य में कभी भी मुझसे वो पैसा वापस ले सकता है। मेरे फ्रेंड ने मुझे 20,000 रुपये एडवांस दिया और वो पैसा मुझे भविष्य में कभी भी मुझसे वापस ले सकता है। तो वो मेरे फ्रेंड के लिए मुझे जो पैसा दिया गया उसके लिए वो असेट रहा। अच्छा, आपने लोन लिया, आपके लिए लायबिलिटी, सामने वाले ने आपको लोन दिया, उसके लिए वो असेट। अच्छा, मैं उसका मतलब उसने मुझे पैसे दिया तो मेरे लिए मुझे उसको रीपे करना है, मेरे लिए फ्यूचर में उसको रीपे करना है, फ्यूचर के अंदर मेरी ऑब्लिगेशन है, तो मेरे लिए वो लायबिलिटीज हुई। लेकिन सामने वाला जिसने मुझे एडवांस दिया और जो भविष्य में मुझसे पैसे लेगा, उसके लिए मैं असेट हो गया। ऐसा रहता है। लायबिलिटीज का मतलब समझा क्या आपको? लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? आपको पॉइंट समझ में आया क्या? यस। लायबिलिटी के बेसिस पे भी ना अपन क्लासीफाई करेंगे अलग अलग बिजनेसेस को। पक्का पक्का? यस। ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पूरे के पूरे पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए। जैसा नंबर ऑफ ओनर्स कितने रहेंगे कोई बिजनेस के अंदर, नंबर्स, और नंबर्स कितना कितना रहेंगे, आपको समझा क्या पूरा का पूरा पॉइंट अच्छे तरीके से? यस। पक्का? यस सर। अब अपन सबसे पहले चालू करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। आपको क्या क्या पता है आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में? आप आपके लेवल पे बताओ। एक बार का पॉज करो और आप मन में सोचो कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर क्या क्या पता है आपको। सर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में हमको पता है, क्या पता है हमको? सर अकेला आदमी पैसा लगाएगा, ये तो कितनी बार हो गया। विच पॉइंट एक्चुअली आपको जो मन में आएगा ना, वही के वही पॉइंट यहाँ पे आएंगे। एक्चुअली बोल रहा हूँ, चलो एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं।
सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने का एक तरीका है, जैसे तरीके से बिजनेस होता है, अकेला आदमी एक पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहा है, वो भी एक बिजनेस करने का तरीका है। सेकंड पॉइंट, इट इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। अब क्या बोल रहा है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर अकेला एक आदमी पूरा का पूरा बिजनेस खुद ही उसका मालिक होता है, वो पूरे के पूरे बिजनेस का वो मैनेज भी खुद ही करता है और कंट्रोल उसके पूरे जितने भी ऑपरेशन है वो खुद ही पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सर हर एक काम खुद कैसे करेगा, वो तो नौकर तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो नौकर किसकी सुनेंगे बच्चा, सिर्फ अकेले वो पर्टिकुलर मालिक की सुनेंगे। क्या बोल रहा है पहला पॉइंट क्या बोला उसने, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करने का एक तरीका है, बिजनेस को चलाने का एक तरीका है। दूसरा जो कि पूरा का पूरा ओन, मैनेज और कंट्रोल वो अकेला एक आदमी कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। सिंस अकेला ही आदमी वो पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहा है तो उसको और भी क्या बोला जाता है, वन मैन बिजनेस। थर्ड, अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज नोन एज सोल ट्रेडर। जो आदमी, जो उसको प्रोप्राइटर भी बोलते हैं एक्चुअली, जो बंदा वो पर्टिकुलर बिजनेस जिसने चालू किया है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर। क्या बोला जाता है उसको, प्रोप्राइटर। आप बहुत सारी बार बोर्ड पे दिखते होंगे प्रोप्रा मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फॉर प्रोप्राइटर। क्या बोल रहा है वो कि जो भी बिजनेस है जिसके अंदर अकेले आदमी ने अगर वो बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, मतलब उसको बोला जाता है वन मैन बिजनेस। वो जो पर्सन है उसको नाम दिया जाता है सोल ट्रेडर। अगर ऐसा कोई बिजनेस जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल अकेला एक ही आदमी कर रहा है उसको बोला जाता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में बोला जाता है उसके फीचर्स क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर अपन हर भी जितने भी टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे अपन उनके फीचर्स को पहले स्टडी करेंगे। तो अब अपन सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर आ रहा है, आपको बेसिक उसका लॉजिक समझ में आ गया क्या? सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोले एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ वन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by a single person. The person who has applied, जिसने पैसे लगाए उसको क्या बोला जाता है, क्या किस नाम से पुकारा जाता है, सोल ट्रेडर, ठीक है। फीचर्स, देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न बट इट हैव टू फॉलो ऑल द लॉ ऑफ लैंड। जैसे मैंने आपको उधर कंपनीज के अंदर बोला था, हर कंपनीज को क्या कंपनीज एक्ट फॉलो करना जरूरी, अनिवार्य, मैंडेटरी है क्या? हाँ बरोबर है। बोले सर जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर फॉर्म हो रही है ना, उन सारी की सारी कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 की सारी प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। पक्का पक्का? यस। लेकिन क्या कोई अकेला आदमी ने बिजनेस चालू किया तो क्या उसको कोई कानून का फॉलो करना जरूरी है या नहीं है? मतलब कोई कानून का फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन सर मतलब कोई भी कानून फॉलो नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। सर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अरे इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सर जीएसटी, हाँ अरे ये वाले कानून तो हर वो लॉ लैंड है ना, मतलब इंडिया के अंदर आपको रह रहे तो ये बेसिक कानून तो आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। जैसा इनकम टैक्स बेसिक कानून हो गया, हर एक पर्सन जिसको भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसको इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। दूसरा जीएसटी, अगर वो कुछ पर्टिकुलर माल खरीद रहा है, मतलब कोई माल बेच रहा है तो उसको जीएसटी देना ही पड़ेगा उसके ऊपर। आपको पॉइंट समझ रहा क्या? पक्का। ये बेसिक लॉ ऑफ लैंड तो सबको अप्लीकेबल होती है, समझा। लेकिन क्या कंपनीज एक्ट के लिए कोई स्पेशल कानून वो पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर कंसर्न के लिए बने हुए है क्या बच्चा? नहीं। पक्का? यस सर। थर्ड, द सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। ये कितनी बार पढ़ लिया सोल में, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो सोल है उसका मतलब ही ये ना वो सिंगल आदमी वो बिजनेस को चला रहा है। क्या बोल रहा है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर, मालिक सिर्फ उसका एक ही रहेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। ये भी आपको पता है, सिंस अकेला आदमी वो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है तो वो अकेला आदमी के पास में पैसा एक लिमिटेड अमाउंट तक ही रहेगा, ठीक है। ये अपन फीचर्स पढ़ रहे हैं। जब भी आपको अगर किसी को बताना रहेगा, जैसा अच्छा हमारे जो आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना वो ऐसे ही करते, एक दूसरे को सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स बताते रहते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते रहते हैं। उससे दो एडवांटेज रहते हैं, एक अपने को लर्न हो ही जाता, सामने वाले को जिसको पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नहीं समझाता उसको भी टॉपिक समझ में आ जाता है। समझा कि नहीं समझा आपको? यस। पक्का एकदम क्लियर है, माइंड से आप एकदम क्लियर हो? यस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ओके, ठीक है। दूसरा, देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। क्योंकि एक बात बताओ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर पैसा किसने लगाया हुआ है? अकेले आदमी ने।
तो बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो भी पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका रहेगा? अकेले सिंगल आदमी का। मैं एक सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए बोलूँ क्या, जो भी न्यूक्लियर फैमिली होगी ना, जैसा अभी किसी के पापा कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे होंगे, वो बिजनेस के अंदर पूरे के पूरे मेहनत मारी, डिसीजन मेकिंग का पावर सारा का सारा अगर एक ही आदमी ने लगाया हुआ है, आपके फादर ने, तो आपके फादर का बिजनेस का टाइप कौन सा रहेगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सिंपल। आपको मैं एक बात बताओ, पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर आपके घर में पैसा किसने लगाया हुआ है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर अकेले पूरे के पूरे हमारे पापा ने लगाया हुआ है। तो आपके पापा वो ओनर हो गए, सोल प्रोप्राइटर हो गए या सोल ट्रेडर हो गए। पक्का? बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट किसका रहता? पूरा का पूरा आपके पापा का। ठीक है, पापा फिर आपके ऊपर खर्चा करते हैं उसको, लेकिन वो पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट किसका हुआ? किसका हुआ? आपके पापा का। पक्का? वही पॉइंट बोले। ऑल डिसीजन ऑफ द बिजनेस आर टेकन बाय द सोल ट्रेडर। मेरे को एक बात बताओ, पप्पा लोग अपने पप्पा लोग नहीं, पप्पा अकेले, जो पप्पा अपने बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लेना रहता है वो खुद से लेते हैं कि किसी और का उनके उसके अंदर दखल अंदाजी रहती है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सर खुद से अकेले लेते हो, अच्छा मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि सपोजिंगली उनका कोई अच्छा एक फ्रेंड है, उससे जनरली एडवाइस लेते रहते हैं, सिर्फ एडवाइस लेते, क्या उसको फॉलो करना जरूरी है क्या? आपका फ्रेंड, आपके पापा का फ्रेंड उनको बोल सकता है कि नहीं 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 राजेश तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, मतलब नहीं ना, जो भी आपके पापा का नाम होगा आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, ऐसा रहता है क्या? नहीं ना, वो सिर्फ एडवाइस दे रहा है, मानना नहीं मानना वो अपने ऊपर रहता है। तो जनरली जितने भी बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना रहेंगे वो सोल ट्रेडर अकेला खुद ही लेगा क्या? बिल्कुल। पैसा अकेले का लगे हुआ है तो डिसीजन मेकिंग का पावर भी किसके पास में रहेगा? अकेले के पास में। समझा ना? हाँ समझा। द प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर कैन इंश्योर द मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। सर आपके पीछे का दिख रहा नहीं हमको, ठीक है, अभी दिख रहा है आपको महड़ के बाजू में, ठीक है। द सोल प्रोप्राइटर ट्रेडर कैन इंश्योर द मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। ये पॉइंट क्या बता रहा है? एकदम सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है। बिजनेस के केस के अंदर सिंस अकेला पूरा का पूरा पैसा आपके फादर ने लगाया है, सारे डिसीजन आपके फादर लेते हैं, क्या आपके फादर अपने बिजनेस के डिसीजन किसी को बताते होंगे क्या? नहीं, काय को बताएंगे? बिकॉज वो खुद के डिसीजन खुद ही लेते हैं और ये डिसीजन किसी और को एक्सप्लेन नहीं करते, बिकॉज हो सकता है वो कंप्यूटर को वो अगर आपके उनके डिसीजन अगर कंप्यूटर को पता चल गया तो आपके फादर को तो लॉस होगा। इस वजह से आपके फादर किसी और पर्सन को वो बताते नहीं है, उनके बिजनेस के अंदर सीक्रेसी की लेवल हाई रहती है। जैसे मैंने बोला था, अगर सपोजिंगली मेरी मम्मी की जो कुल्फी की वो जो रेसिपी थी, अगर मैं अकेला बन के वो बिजनेस को चलाता था और मैं ये रेसिपी किसी और पर्सन के साथ में शेयर करता था क्या? नहीं। अगर कर दूंगा तो फिर मेरा कुछ वो सीक्रेट नहीं रहेगा, हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर में कोई और पर्सन आ जाए और वो वैसी की वैसी कुल्फी बना के बेचना चालू कर डाले। पॉइंट समझा क्या? यस। तो इस वजह से बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर सीक्रेसी का लेवल बहुत हाई रहता है। सीक्रेसी मतलब सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। पक्का पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम हो जाता है, बिकॉज दो लोग आ गए ना, आगे चल के अगर ये दो लोगों के बीच में डिशुम होगी, झगड़े हो गए और दोनों लोग अलग अलग हो गए, तो ज़्यादा चांसेस क्या है? दोनों अलग अलग वो पर्टिकुलर बिजनेस को चालू कर डालेंगे। पक्का यस सर। आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया? और पहला पढ़ते, कोई स्पेशल कानून है क्या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए? आप पहला फीचर बोलो, कोई स्पेशल कानून लगता है क्या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को? नहीं। क्यों? लेकिन क्या उनको लोकल गवर्नमेंट के कानून को फॉलो करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल यस। क्या आपके इसके अंदर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सिर्फ एक ही आदमी मालिक रहता है क्या? यस। कैपिटल जितना पैसा जितना रहता है वो अकेला आपके मतलब वो अकेला एक ही आदमी पूरा का पूरा पैसा लगाता है क्या? बिल्कुल यस। सिंस अकेला आदमी पूरा का पूरा पैसा लगा रहा है, जो भी प्रॉफिट वो बिजनेस से होगा वो पूरा का पूरा पैसा किसका रहेगा बच्चा? वो अकेला वो पर्सन अकेला उनका ही रहेगा। सिंस सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? सिंस पैसा एक ने लगाया हुआ है, सारे के सारे रिस्क, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग करने का पावर वो अकेले बंदे के पास में रहेगा। और लास्टली सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स किस में मेंटेन होते होंगे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। पक्का समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर समझना है। दूसरा, द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। मस्त पॉइंट है। अब जो भी काम कर रहे हो उसको मस्त बाजू में छोड़ो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आपको समझना पड़ेगा। सुनो, सपोजिंगली मैंने एक मिल्क शॉप ओपन करी, मिल्क शॉप को ओपन करने के लिए एक 10 लाख रुपए की जगह खरीदी, एकदम मतलब एक दुकान खरीदी फुल वेल सेटल, एक 10 लाख रुपए की जगह। उसके बाद में लगने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, वो क्या बोलते हैं, मिल्क के लिए कैन लग रही होंगी, फ्रीजर लग रहे होंगे, मेजरमेंट करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लग रहे होंगे, वो सब मिला के 5 लाख रुपए और खर्चा लग गया। सर इतने थोड़ा महंगे आते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा कि हमारे को उतना पैसा और लग गया। टोटल पैसा कितना लगा? टोटल पैसा बच्चा कितना लगा? 10 लाख प्लस 5 लाख। सर 10 लाख को, अरे वो जगह खरीद लगी तो उसका भी तो पैसा लगा ना। हाँ, 10 लाख और 5 लाख टोटल कितना पैसा हुआ? 15 लाख। मेरे बिजनेस इतना जबरदस्त चल रहा था बिकॉज अपन क्वालिटी बहुत अच्छी सप्लाई करते थे।
एक बार क्या, अच्छा मेरे घर पे तो गाय नहीं थी, तो मैं क्या करता था, बाहर के जो किसान लोग हैं उनसे मिल के लेता था और वो खुद की ब्रांडिंग करके बेचा जाता था। ऐसा हमारे बिजनेस करने का तरीका था। एक बार क्या हुआ, मेरे दूध के अंदर ना किसी ऐसा जो एक सप्लायर ने ना कुछ छिड़कानी कर दी और वो दूध थोड़ा ख़राब निकल गया और मैं वो दूध बेच दिया। जो पर्सन ने वो दूध को कंज्यूम किया उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उसने ना मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। बोले सर कि ये दूध पीने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और अब सर को पेनल्टी लगाओ। कोर्ट ने मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दिया। कितने का? 20 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दिया। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, पुलिस वालों को बोल दिया सर से 20 लाख की वसूली करो। मैं बोला सर ऐसे कैसे, क्या, कोर्ट का डिसीजन है, फाइनल डिसीजन है, मेरे को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं फॉलो करूँगा तो मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा। मैं ठीक है कर दूँगा। रिकवरी एजेंट आया, मेरे दुकान पे आया, उसने पूरी की पूरी चीज़ों का मूल्यांकन किया, वैल्यूएशन निकाला। अब जितने भी वैल्यू के असेट्स थे, असेट्स का मतलब क्या था, मेरी दुकान में जितने भी आइटम पड़े हुए थे, 10 लाख की दुकान की कीमत थी, 5 लाख रुपए के अलग अलग इक्विपमेंट्स की सबके टोटल मिलके आई। कोर्ट वाले ने एक डिसीजन कितना लिया था, कितना रिकवरी करो, 20 लाख रुपए। मेरे टोटल जो वस्तु दुकान प्लस अलग अलग आइटम मिला के मार्केट में बेच दिया उसने, कितना पैसा उससे रिकवर हुआ, कितना हुआ, 15 लाख रुपए रिकवर हो गया। एग्जाम्पल के लिए कि वैल्यू उतनी की उतनी ही रही, सिंपलिसिटी के लिए कि उसके अंदर वैल्यू उतनी ही रही। कोर्ट ने बोला था 20 लाख, प्रॉपर्टी के बेचने के बाद में आया 15 लाख, 5 लाख का आज भी डिफरेंस है। ये 5 लाख का वो रिकवरी एजेंट बोला सर चलो अभी घर पे आपके घर के असेट बेचो। बोला नहीं, घर का क्यों, ये दुकान ने गलत किया ना, दुकान के अंदर मैं बिजनेस कर रहा था, मैं पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस के अंदर मुझे वो हुआ, क्या बोलते, बिजनेस के वजह से मुझे कुछ ना कुछ लॉस हुआ। 5 लाख का जो एडिशनल अमाउंट जो रिकवर करना पेंडिंग है, वो एडिशनल अमाउंट वो मेरे घर के असेट्स को बेच के वो अपना 5 लाख का रिकवरी करेगा। जैसा हो सकता है मेरे घर के अंदर एक कार पड़ी हुई थी, वो कार को मार्केट में बेचेगा, उससे रिकवर हुए 3 लाख रुपए। मेरे घर के अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये पूरे के पूरे असेट्स को बेच के निकाला उसने और 2 लाख रुपए अपने रिकवर कर दिया। पहला 20 लाख रुपए चाहिए थे, 20 लाख में से 15 लाख तो दुकान में से निकल गया। 15 लाख में दुकान को बेच के जो भी आइटम पड़े थे, मशीनरी, फ्रिज, कैंस, सबको बेचने के बाद में 15 लाख रिकवर हो गया। 5 लाख आज भी रिकवर करना बाकी थे। ये 5 लाख कहाँ से रिकवर करें, मेरे घर पे चला, मेरी कार 3 लाख में बेच दिया। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर जो भी थे इसको बेच के अपने और 2 लाख रुपए रिकवर करा। टोटल 20 लाख रुपए निकाल दिया इसने। ये वाली लाइबिलिटी को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हो, जो फ्यूचर में ऑब्लिगेशन पेमेंट करने की आने वाली है। लाइबिलिटी का मतलब क्या था, फ्यूचर में देने की ऑब्लिगेशन आने वाली है। कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि आपको देना पड़ेगा 20 लाख रुपए फ्यूचर के अंदर। सर उन्होंने आज ही देने को बोला ना, मतलब आज के आज मैंने पेमेंट होना करा, 3 दिन का मेरे को उन्होंने टाइम दिया फ्यूचर में, और 3 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कितना देने का है, 20 लाख रुपए। पूरा का पूरा मेरा दुकान से अगर रिकवरी हो गया, पूरा का पूरा दुकान से रिकवरी नहीं हो पाया था, मेरे घर के भी असेट को, घर के भी कार को बेचा, असेट्स को बेचा, फ्रिज को बेचा, वॉशिंग मशीन को, टीवी को बेच दिया, वो केस के अंदर मेरी लाइबिलिटी को बोला जाता है, मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब सिर्फ दुकान की चीज़ों को बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं किया, उन्होंने मेरे घर की चीज़ों को भी बेच दिया। जब अपने घर की भी चीज़ों को बेच देते हैं, वो वाले चीज़ को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है इसको, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती थी और सपोजिंगली मेरे को कोर्ट का ऑर्डर आया आप 20 लाख रुपए पेमेंट करो, और मेरी दुकान में से सारे के सारे आइटम को बेचने के बाद में और दुकान को बेचने के बाद में सिर्फ 15 लाख रुपए ही रिकवर करें, और कोर्ट का ऑर्डर आया था 20 लाख रुपए का, और मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो मेरी दुकान से देख के बेच के जितना भी रिकवर हुआ रिकवर कर लो, उसके ऊपर का मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सामने वाला जो रिकवरी एजेंट है वो मेरे घर पे आ ही नहीं सकता, बिकॉज मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाया। लाइबिलिटी मतलब पैसा, सबसे पहले आपको मैंने क्या समझाया, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब क्या, कोई भी टाइप की ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में आने वाली है, कोई बार अमाउंट आपको जब फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, उसको बोला जाता है लाइबिलिटीज। उसके 2 बच्चे मतलब 2 पार्ट है। अच्छा ये मेरी बोलने की स्टाइल है, 2 बच्चे आते हैं, मतलब 2 पार्ट्स है। एक रहेगा लिमिटेड लाइबिलिटी, एक रहेगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या, जितना भी पैसा रिकवर करना है वो पूरा का पूरा पैसा आप सिर्फ दुकान में से ही रिकवर कर सकते हैं।
बाकी का अगर रिकवर नहीं हो रहा, दुकान के सारे वस्तुओं को बेचने के बाद में पैसा फिर भी पूरा रिकवर नहीं हुआ, तो बाकी का लॉस लैप्स अपन और घर पे जाके असेट्स को नहीं ले सकते। ये वाली लाइबिलिटी को बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटीज। मेरी लाइबिलिटी है, पेमेंट करने की जिम्मेदारी है, लेकिन एक लिमिट तक ही। कितने लिमिट तक ही? जितना भी दुकान में से रिकवर कर सकते सिर्फ उतना रिकवर कर लो। दूसरा पार्ट, मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना दुकान में से रिकवर हो रहा उतना कर लो, बाकी का जितना भी बचेगा वो मेरे घर के असेट्स को, घर के चीजों को बेच के रिकवर करेंगे। वो वाली चीज को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। आपको समझा क्या मतलब क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटर की ना जो लाइबिलिटी रहती है ना, वो ये वाली रहती है, अनलिमिटेड रहती है। जितना दुकान में से रिकवर हो रहा है वो रिकवर कर लो, उसके बाद का रिकवरी अपन घर से करेंगे। पक्का पक्का? आपको समझा क्या मैंने क्या पॉइंट बोला? इन केस अगर आपको ये टॉपिक को नहीं समझाऊंगा तो ये वाले पार्ट को डबल से पढ़ना। ये इतना चिल्लर चीज है ना, मतलब इतना सिंपल टॉपिक है ना कि आपको अभी पहली बार सुन रहे ना आप, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है आपको। आप 2-3 बार आपको अगर ये सुनोगे ना, आपको धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे कि लिमिटेड का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड का मतलब क्या क्या होता है। आपको पॉइंट समझ में आया? लाइबिलिटी के दो बच्चे, एक रहता है लिमिटेड, एक रहता है अनलिमिटेड। पक्का पक्का? लिमिटेड मतलब जितना भी दुकान में से रिकवर हो सकता है, दुकान की वस्तु को बेच के रिकवर हो सकता है, उसको बोला जाता है लिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या? अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? दुकान में से जितना रिकवर हो रहा कर लो, बाकी का रिकवरी मैकेनिज्म कहाँ से करेंगे? घर से। पक्का पक्का? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है? ये रहता है कि ये रहता है? ये रहता है। सर ये क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पक्का पक्का? यस। द बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। अब एकदम मस्त पॉइंट है। अच्छा ये क्या थोड़ा पॉइंट हैवी है, आपको डबल से मतलब बताता हूँ, ठीक है? सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब आपको मैं कंपनी के थ्रू बताता हूँ। जियो कंपनी किसकी है? सर मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी कंपनी के मालिक है, लेकिन कंपनी अलग, मुकेश अंबानी अलग। सर ये क्या बोला मैंने? भले अपन बोलते हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, लेकिन कंपनी का ना एक यूनिक फीचर है। फीचर मतलब एक यूनिक टाइप है, मतलब एक नवी चीज है, न्यू चीज है। क्या? कंपनी को अलग माना जाता है और मुकेश अंबानी को अलग माना जाता है। सर अलग अलग क्यों मान रहे हैं? जैसा अगर आगे चल के सपोज जियो कंपनी को 90 टावर परचेस करने के, तो कंपनी परचेस कर सकती है। आगे चल के कंपनी को अगर लगा कि अपने को नवी लैंड परचेस करनी है, तो कंपनी खुद के नाम पे नवी लैंड परचेस कर सकती है। उसको मुकेश भाई के नाम पे लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? कंपनी जब फॉर्म हो जाती है ना, कंपनी अलग हो जाती है और उसके मालिक अलग हो जाते हैं। जब कंपनी को नवी प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो उसके मालिक के नाम पे परचेस करने की जरूरत नहीं होती है, कंपनी खुद के नाम पे परचेस कर सकती है। बिकॉज कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब आपके जैसे मेरे जैसे नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे आप और मैं जैसे ट्रांजेक्शन परचेस जैसे कर सकते हैं, वैसे ही कंपनी में ट्रांजेक्शन कर सकती है। जैसा कंपनी को अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करना है तो कंपनी प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है। कंपनी को खुद की कोई प्रॉपर्टी को बेचना है तो कंपनी प्रॉपर्टी को बेच सकती है। कंपनी को कोई नवा बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो कंपनी के नाम पे एक नवा बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। जैसे आपके और मेरा एक नवा पैन कार्ड बनता है, तो ऐसे कंपनी का भी एक खुद का पैन कार्ड बन सकता है। पक्का समझा? पक्का। लेकिन कंपनी कुछ काम नहीं कर सकती है। जैसा कंपनी की शादी हो सकती है क्या? नहीं सर, कंपनी शादी कैसे करेंगे? कंपनी का आधार कार्ड बन सकता है क्या? नहीं, आधार कार्ड नहीं, मालूम नहीं। पैन कार्ड तो बनता है, आधार कार्ड भी बनता ही होगा सर। नहीं बेटा, आधार कार्ड नहीं बनता, आधार कार्ड नेचुरल पर्सन का बनता। अच्छा मेरे को बताओ, कंपनी नेचुरली क्या आर्टिफिशियल है? सर आर्टिफिशियल है। उंगली देने की बात है, बिकॉज अपने को आधार ये वो उसकी बेस्ड है ना, बायोमेट्रिक बेस्ड है ना, आई के रेटिना स्कैन करते, सब कुछ स्कैन करते, तो वो कैसे का हो पाएगा कंपनी का? समझा आपको? तो लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता था, कंपनी का जब कंपनी फॉर्म हो जाती है, जब कंपनी बन जाती है ना, तो जिसने कंपनी की शुरुआत किया वो आदमी अलग और कंपनी अलग। इसको बोला जाता है सेपरेट लीगल स्टेटस। कानून की नजरों में उसको अलग माना जाएगा, उसको बोला जाता है सेपरेट लीगल स्टेटस। क्या बोला जाता है? सेपरेट लीगल स्टेटस। कानून की नजरों में अलग से माना जाएगा उनको। आपको पूरा का पूरा पॉइंट समझा क्या? लेकिन जब आदमी नवी खुद की दुकान खोलता है, सिंगल आदमी, सोल प्रोप्राइटर आदमी अगर खुद की दुकान खोल रहा है, तो वो जो अगर सपोज उसको जो भी ट्रांजेक्शन करना होगा, वो उसके मालिक के नाम पे ही करना पड़ता है। जैसा अगर सपोजिंगली दुकान को कोई नवा दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सोल प्रोप्राइटर कंसर्न के बिजनेस के लिए उनको एक न्यू जगह पे शॉप को परचेस करना है, तो वो न्यू शॉप जो परचेस होंगी ना, वो किसके नाम पे होंगी? ये सोल प्रोप्राइटर के नाम पे होंगी।
अगर वो बिजनेस के लिए नवा बैंक में अकाउंट ओपन करने गया तो ये सोल प्रोप्राइटर के नाम पे अकाउंट ओपन होगा, वो बिजनेस के नाम पे नहीं होगा। आपको समझा क्या? पक्का समझा क्या? तो वो क्या बोल रहा है, जब भी सोल प्रोप्राइटर नवा बिजनेस स्टार्ट करता है, सोल प्रोप्राइटर नवा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो केस के अंदर बिजनेस अलग और वो व्यक्ति अलग ऐसा नहीं माना जाएगा। जैसा सपोजिंगली आपके पापा का कोई बिजनेस होगा तो आपके पापा अलग है और बिजनेस अलग है ऐसा बोलते क्या अपन? नहीं, पापा और बिजनेस एक ही है। पक्का? नवा बैंक अकाउंट ओपन करना है तो पापा के नाम पे ओपन होगा कि वो बिजनेस के नाम पे होगा? पापा के नाम पे होगा। पक्का? यस। समझा क्या? यस सर, समझ में आया। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। जब भी सिंगल आदमी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बंदा अलग और वो आदमी अलग ऐसा नहीं माना जाएगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न कब सुटेबल नहीं है? जब आपको बहुत बड़ा बिजनेस चालू करना होगा। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और बहुत सारा पैसा एक आदमी के पास में नहीं रहता है। तो वो क्या बोल रहा है, अगर आपको जब भी बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक आदमी नहीं करना चाहिए, वो जनरली कंपनीज के थ्रू बिजनेस करते हैं, बिकॉज सारे के सारे आदमी एक जगह पे आएंगे और वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा सबमिट कर सकते हैं। आपको पॉइंट समझा क्या? ये क्या थे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पूरे फीचर्स थे। आपको पूरा का पूरा पॉइंट माइंड में आया क्या? पक्का समझा क्या आपको? यस। एक बार का अपन वापस से पूरे के पूरे पॉइंट्स को रिकॉल करते कि क्या क्या अपन ने देखा है, एक बार देखते हैं। सबसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर एक क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस करने का तरीका है विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। उसको क्या बोला जाता है? वन मैन बिजनेस। जो व्यक्ति जो पूरे के पूरे बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं उसको? सोल ट्रेडर। दूसरा, अब उसको फीचर देख रहे हैं, क्या कोई सेपरेट कानून सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को फॉलो करना पड़ता है क्या? नहीं सर। तो क्या जो नेचुरल कानून रहते हैं, मतलब जो वो कंट्री के कानून रहते हैं, जैसे इनकम टैक्स कानून हो गया, जीएसटी कानून, क्या वो फॉलो करना पड़ेंगे क्या? बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सिर्फ एक ही आदमी का पैसा लगे हुआ है क्या? यस सर। स्मॉल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर जो पैसा लगाता है वो बहुत कम रहता है क्या? यस। क्यों कम रहता है? बिकॉज अकेला आदमी ही पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद में पूरा का पूरा पैसा एक ही आदमी ने लगाया हुआ है। जो बिजनेस चलाने के लिए जितना भी पैसा लग रहा है अकेला एक ही आदमी ने लगाया है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो अकेला एक ही आदमी करेंगे क्या? बिल्कुल यस। दूसरा, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के पावर वो सिंगल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर किसके पास में रहते हैं? अकेले सोल प्रोप्राइटर के पास में रहते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा सीक्रेसी, सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स मेंटेन काय में होते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर, बिकॉज वो अकेला आदमी खुद ही डिसीजन लेता है, तो खुद के डिसीजन किसी को शेयर थोड़ा करता है, वो खुद के पास में रखता है। पक्का पक्का? यस सर। फिर उसके बाद में अपन देखे थे लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब समझ में आया? लाइबिलिटी मतलब फ्यूचर में देने की ऑब्लिगेशन। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर जो फ्यूचर में देने की ऑब्लिगेशन लिमिटेड रहती है कि अनलिमिटेड रहती है? अनलिमिटेड मतलब क्या? बिजनेस में से अगर कोई पैसा रिकवर नहीं हो पाया, 20 लाख में से सिर्फ 15 लाख ही रिकवर हुआ, 5 लाख रिकवर करना बाकी था, ये 5 लाख कहाँ से रिकवर किया? उसके घर के चीज़ें बेच के रिकवर किया क्या? यस। अगर वो लाइबिलिटी लिमिटेड रहती थी और सपोजिंगली 20 लाख की रिकवरी निकालनी थी, 15 लाख की बिजनेस में से रिकवर हुए, लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो वो केस के अंदर हम उसके घर पे उसके चीज़ें बेचने जाएंगे क्या? नहीं। जितने रिकवर हो रहे हैं उतने रिकवर करो, बाकी के छोड़ डालो। दूसरा, बिजनेस को क्या अलग का स्टेटस मिलता है? वो मतलब व्यक्ति अलग और उसका बिजनेस अलग, अलग अलग मानते क्या? कि वन एंड द सेम ही मानते? वन एंड द सेम ही। क्या अलग से बैंक अकाउंट उसके बिजनेस के नाम पे अकाउंट ओपन होता है क्या? नहीं। पक्का। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। जब अपने को बड़ी स्केल पे कोई बिजनेस करने का है ना, तो वो केस के अंदर अपन सोल प्रोप्राइटर के थ्रू नहीं जाएंगे, बिकॉज एक व्यक्ति के पास में थोड़ा सा ही पैसा रहता है, ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। आपको पॉइंट समझ में आया? यस। पक्का समझा क्या? पक्का समझा ना? यस। मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आप ये सेशन को आप पूरा का पूरा वन शॉट में फिनिश करना। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है? जितना भी पॉइंट्स चाहिए जा रहे फीचर्स सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के बीच का वाला, सॉरी सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो अपन ने स्टार्टिंग वाला पार्ट पकड़ा वो। दूसरा, उसके सारे के सारे फीचर्स को आप 2 टाइम लिख के हमें टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। ये कंपलसरी है, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। पक्का? एक दिन के बेसिस पे आप पूरे का पूरा डिसीजन मत लेना, समझा कि नहीं समझा, ये शुरुआत है बच्चा, ठीक है? काफ़ी पॉइंट्स आएंगे ना, ये स्टार्टिंग के अंदर आपको सताएंगे, तो लेकिन इससे डरना मत, ठीक है? हम हमारा पूरा बेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ऐसा पॉइंट जम्बल अप करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है अरे इतना चिल्लर तो टॉपिक था। पक्का स्टार्टिंग में न्यू टॉपिक है ना, तो थोड़ा सा हैवी जाएगा। पक्का? मैं वैसे एक्चुअली 2 टॉपिक को पढ़ाने वाला था, लेकिन सिंस वो ज़्यादा आपको बर्डन सब ना लगे, मैं सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे बिजनेस करती है। वो नहीं क्या खिलोशिया वाला एग्जाम्पल दिया, भगवान जी गोविंद जी खिलोशिया, दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उनके बेटे ने भी वही बिजनेस, मिठाइयों का बिजनेस स्टार्ट किया, वो अभी बेटे के बेटे आ गए, वो भी वही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। खिलोशिया वाला बिजनेस मॉडल अपन समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय,
लव यू, टेक केयर।